नमस्कार दोस्तों। आज जो है कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको कैश फ्लो बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कैश फ्लो, यानी कैश का फ्लो इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। कंपनी में कैश आ रहा है कि कंपनी से कैश जो है जा रहा है। कैश फ्लो मेनली आपको जो है कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही इसमें आएगा। जिस ट्रांजैक्शन में कैश का इनफ्लो चाहे आउटफ्लो नहीं है वो ट्रांजैक्शन आपको कैश फ्लो में नहीं आता है। देखिए, कैश फ्लो बनाने का मेन मकसद होता है कि कंपनी का एक्चुअल ग्रोथ कितना है और कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। अगर कंपनी के ऊपर किसी तरह का बर्डन है तो कंपनी उस बर्डन को पेमेंट करने में सक्षम है कि नहीं है। इसको हम जो है इस एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करिए कि कंपनी ने 4 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया, 4 करोड़ से कोई गुड्स जो है परचेज की और उस गुड्स को जो है 5 करोड़ रुपये में सेल की। अब बैंक के साथ में उसका टर्म एंड कंडीशन है कि 1 साल के बाद हम आपको 4 करोड़ के बदले में 4 करोड़ 20 लाख रुपया देंगे। अब वो 4 करोड़ का गुड्स जो है 5 करोड़ में सेल हुआ तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 करोड़ रुपया सेल में तो बुक हो गया और उसके ऊपर जो है 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी बुक हो गया है। अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के बोलना हो कि कंपनी जो है 4 करोड़ 20 लाख रुपया दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के यही मालूम होगा कि कंपनी को 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो गया। कंपनी जो है 4 करोड़ 20 लाख रुपया पेमेंट देने के बाद भी कंपनी 80 लाख रुपया के प्रॉफिट में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपये का जो सेल हुआ है उसमें 80% ही आपको कैश सेल है, 20% आपको क्रेडिट सेल है, तो 5 करोड़ का 80% कितना हो गया? 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपया तो कंपनी के पास है, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ रुपया क्रेडिट सेल है, वो कंपनी के पास अभी नहीं है लेकिन डेटर में वो जाके चढ़ गया है, वो पैसा अभी हमको मिला नहीं है। अब सपोज करिए कि 1 साल जो है खत्म हो गया लेकिन वो 1 करोड़ रुपया हमको अभी तक आया नहीं है। हमको तो बैंक वाले को जो है 4 करोड़ 20 लाख रुपया पेमेंट करना है। मेरे पास टोटल 4 करोड़ रुपया है। अब 20 लाख रुपया कहाँ से लाए? क्योंकि 1 करोड़ रुपया तो मेरा उधार है, अभी वो मेरा 1 करोड़ रुपया आया नहीं है। तो अब जो है 20 लाख रुपया के लिए अब जो है आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इससे क्या है कि कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन जो है, लिक्विडिटी पोजीशन डमाडोल हो गया। सपोज करिए कि बैंक वाले ने आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया। अब अगर लीगल एक्शन ले लिया तो आपका कंपनी का जो है मार्केट में रेपुटेशन जो है खराब हो जाएगा। अब जैसे ही रेपुटेशन खराब होगा तो आपके साथ में जो लोग एसोसिएटेड है, जो आपको फंडिंग किया है, उसके माइंड में यही जो है घूमने लगेगा कि इस कंपनी से जितना जल्दी से जल्दी वो पैसा निकाल लिया जाए, क्योंकि ये कंपनी में भी कभी भी जो है बैंकरप्ट हो सकती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसीलिए मेनली बनाया जाता है कि कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन इस तरह से हो कि जो उसके ऊपर ईयरली ऑब्लिगेशन है वो ईयरली ऑब्लिगेशन कंपनी आसानी से फुलफिल कर सके। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बनाने का 2 मेथड है। एक आपका है डायरेक्ट मेथड,
एक है आपको इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको ऊपर से शुरू होता है। मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर के ट्रांजैक्शन से आपको डायरेक्ट मेथड में शुरू होता है। जैसे आपका सेल, यानी सेल के जरिए हमको कितना कैश रिसीव हुआ है। सपोज करिए कि आपका डेटर शुरू में 50 लाख रुपया था, आपने जो है इस साल टोटल 5 करोड़ रुपये का सेल किया है। 5 करोड़ में से आपका 80% आपका कैश सेल है, 20% आपका क्रेडिट सेल है। तो 5 करोड़ का 80% यानी 4 करोड़ रुपया तो आपको पूरा का पूरा कैश आ गया। 1 करोड़ रुपया जो आपका क्रेडिट सेल है, 50 लाख रुपया आपका सन्डी डेटर में यानी ऑलरेडी क्रेडिट सेल में ओपनिंग में 50 लाख रुपया है, और ये भी 1 करोड़ रुपया जाके जुटा। कितना हो गया? टोटल आपका 1.5 करोड़ रुपया हो गया। अब जो है डेटर पूरे साल में पेमेंट किया और लास्ट में डेटर के ऊपर बैलेंस बचा कितना? डेटर के ऊपर बैलेंस बचा है सिर्फ 20 लाख रुपया। तो अब बताइए कि डेटर ने कितना पेमेंट कर दिया? डेटर ने जो है 1 करोड़ 30 लाख रुपया का पेमेंट कर दिया, जो कि 1 करोड़ रुपया इस साल का जो क्रेडिट सेल है वो पूरा का पूरा हमको इसी साल रिसीव हो गया है। अब 50 लाख रुपया जो मेरा ओपनिंग में ड्यू था, उसमें से उसने 30 लाख रुपया हमको पेमेंट कर दिया है। 20 लाख रुपया अभी भी मेरा डेटर में बचा हुआ है। तो अब मेरा सेल से कितना पैसा आया है? सेल से टोटल मेरा जो है 4 करोड़ रुपया मेरा कैश सेल हुआ है। 1 करोड़ 30 लाख रुपया यानी 1 करोड़ रुपया जो मेरा क्रेडिट सेल था वो भी पूरा का पूरा पैसा आ गया है। और 30 लाख रुपया जो है, 50 लाख रुपया जो पुराना बकाया था उसमें से 30 लाख रुपया आ गया है। यानी टोटल हमको इस साल सेल से जो आया है 5 करोड़ 30 लाख रुपया है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपने जो है परचेज, आप जो है टोटल जो है 4 करोड़ रुपये का मटेरियल आपने क्रेडिट, टोटल आपने 4 करोड़ का मटेरियल परचेज किया है। 4 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया का मटेरियल आपका कैश परचेज है और आपका 3 करोड़ का मटेरियल जो है आपका क्रेडिट परचेज है। सपोज करिए कि क्रेडिट यानी सन्डी क्रेडिटर ओपनिंग में आपका 50 लाख रुपया है, लेकिन क्लोजिंग में सन्डी क्रेडिटर में 20 लाख रुपया सिर्फ बचा हुआ है। तो ओपनिंग में सन्डी क्रेडिटर में 50 लाख रुपया था, 3 करोड़ रुपये का उधारी में माल और खरीदे, यानी टोटल होना चाहिए 3.5 करोड़ रुपया, यानी उसको हमको पेमेंट देना है। लेकिन लास्ट में जो है मेरे बुक्स में उसको देने यानी देने का बैलेंस बचा कितना है? 20 लाख रुपया। तो यानी हमने उसको 3 करोड़ 30 लाख रुपया पेमेंट किया। टोटल इस साल मेरा परचेज था 4 करोड़। 4 करोड़ में से 1 करोड़ मेरा कैश परचेज, 3 करोड़ मेरा जो है क्रेडिट परचेज। ओपनिंग में क्रेडिटर का 50 लाख ड्यू था, टोटल 3.5 करोड़। क्लोजिंग में उसका सिर्फ 20 लाख रुपया बकाया है। यानी क्रेडिट परचेज में हमने 3 करोड़ 30 लाख रुपये का पेमेंट किया और 1 करोड़ का मेरा कैश परचेज तो हम परचेज के समय ही था। यानी परचेज में टोटल मेरा 4 करोड़ 30 लाख रुपया गया। उसी तरह से आपका जो है एक्सपेंसेज में भी आपका जितने तरह का एक्सपेंसेज है आप उसको देखिए। एक्सपेंसेज मेनली होता है कि अगर पूरा एक्सपेंसेज जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसको हम पेमेंट कर दे रहे हैं तो उसका बैलेंस हो जाएगा 0। मान लीजिए कि आपका रेंट का पेमेंट है, 12 महीने का होता है फाइनेंशियल ईयर। हर एक मंथ के एंड में आपने रेंट का पेमेंट देते आए, तो यानी लास्ट डेट में उसका बैलेंस हो जाएगा 0। लेकिन मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से रेंट है, टोटल साल का रेंट होना चाहिए था 1,20,000 रुपया आपको पेमेंट करना चाहिए।
लेकिन आपने पूरे साल में 80,000 रुपया ही पेमेंट किया है। 40,000 रुपया आपका उस लैंडलॉर्ड का उसका आपके ऊपर ड्यू हो गया, यानी कंपनी के ऊपर ड्यू हो गया। तो इसमें कैश का कितना आउटफ्लो है? कैश का आउटफ्लो मेरा 80,000 रुपया है। वैसे ही सैलरी के केस में, सैलरी का अगर पेमेंट आप हर एक मंथ के एंड में कर दे रहे हैं, तब तो आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में सैलरी का बैलेंस उस फाइनेंशियल ईयर का 0 हो जाएगा। लेकिन इस मंथ का पेमेंट अगर नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं तो आपका फरवरी का सैलरी तो मार्च में आप जो है पेमेंट कर देंगे, लेकिन मार्च का पेमेंट आप जो है अप्रैल में करिएगा। और आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो मार्च का सैलरी तो आपने उस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया नहीं, तो यानी उस फाइनेंशियल ईयर में आप जो है कितना का पेमेंट किए? जो पिछले फाइनेंशियल, अगर यही पैटर्न है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का मार्च का जो सैलरी होगा उसको आपने इस साल अप्रैल में पेमेंट किया होगा ओपनिंग मंथ में। लेकिन इस साल का जो आपका जो है, इस साल का जो सैलरी का पेमेंट है मार्च मंथ का, उसका आपका ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, यानी मार्च का सैलरी तो आपका ड्यू हो गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल में देखें, अगर ये फर्स्ट ईयर नहीं है, पहला साल को छोड़ के आगे साल में हर एक 12 महीने का पेमेंट होते रहेगा, अगर आप हर एक महीने का पेमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर ये फर्स्ट ईयर है, अप्रैल से ही शुरू है, तो इस मंथ आपका 11 महीने का ही सैलरी पे हुआ। तो आपको जो है हर एक खर्चा के हेड में ये देखना होगा कि किस खर्चा में आपने कितना पेमेंट किया है। उसी तरह कैश फ्लो में आपका होता है, अगर आप कोई फिक्स एसेट जो है परचेज कर रहे हैं, तो अब आप फिक्स एसेट कोई परचेज किए, सपोज करिए पहले से कोई फिक्स एसेट आपके पास था, आपने इस साल भी फिक्स एसेट परचेज किया, उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन में किसी तरह का कैश आउटफ्लो है? कैश आउटफ्लो नहीं है, वो डेप्रिसिएशन है। इस पर कंपनी एक्ट चाहे इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक वो परसेंटेज, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको अलाउ है कि आप जो भी एसेट्स खरीदे हैं उसका वैल्यू आपका इस परसेंटेज से कम हो जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन में किसी तरह का आउटफ्लो नहीं है, लेकिन वो मेरा पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा और वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कोई एक्सपेंसेस जिससे कैश का आउटफ्लो नहीं है, वो एक्सपेंसेस मेरा कैश फ्लो में नहीं आएगा डायरेक्ट मेथड में। जैसे आपका प्रोविजन, आपने जो है डेटर के ऊपर प्रोविजन बना के रखा है कि डेटर में सपोज करिए कि आपके पास जो है 50 लाख का डेटर है, यानी 50 लाख रुपए का माल हमने क्रेडिट में सेल किया है, आप उसके ऊपर प्रोविजन बना रहे हैं कि इसमें से हो सकता है कि 10% मेरा पैसा डूब जाए। तो 50 लाख का 10% 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंसेस के तौर पे उसको बुक कर दिए कि ये मेरा 5 लाख रुपया में भी जो है डूब सके। लेकिन इसमें भी किसी तरह का कोई आउटफ्लो चाहे कैश फ्लो, इसमें जो है कैश का फ्लो जो है नहीं है, तो ये भी ट्रांजैक्शन आपका कैश फ्लो में नहीं आएगा। तो कैश फ्लो में जो है आपको जो है हर एक एंट्री का जो है रिकॉन्सिलेशन करना होता है। जैसे आपका फिक्स एसेट्स में है, ओपनिंग में कितना फिक्स एसेट्स था, कितना फिक्स एसेट्स हमने परचेज किया, इस साल कोई फिक्स एसेट्स हमने सेल किया है कि नहीं किया है, क्लोजिंग में मेरा कितना फिक्स एसेट बचा हुआ है,
सपोज करिए कि इस साल कोई फिक्स एसेट, कोई ऐसा एसेट्स है जिसका रिटेन डाउन वैल्यू ओपनिंग में 5,000 रुपया था, लेकिन उसके ऊपर इस साल डेप्रिसिएशन लगा 200 रुपया, तो यानी इस साल के क्लोजिंग में उस एसेट्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4,800। लेकिन उस एसेट्स को लास्ट में ही हमने 4,500 में बेच दिया। मेरे बुक्स के मुताबिक उसका रिटेन डाउन वैल्यू यानी उस एसेट्स का वैल्यू 4,800 है, लेकिन हमने उसको कितना में बेचा? 4,500 में बेचा। वो 300 रुपया जो लॉस है, वो लॉस आपको किस में गया? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। मेरा जो नेट प्रॉफिट है उतना से मेरा नेट प्रॉफिट घट गया है, लेकिन उस लॉस से मेरा कोई जो है कैश का फ्लो जो है इफेक्ट नहीं हो रहा है। कैश का फ्लो किससे हो रहा है? कितना में हम बेचे? हम बेचे हैं 4,500 में, तो 4,500 मेरा कैश फ्लो में आएगा। लेकिन देखिए ये सारा जो है डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में ट्रांजैक्शन वाइज आपको रिकॉन्सिलेशन करना होता है कि जो जो उसमें एक्सपेंसेस का हेड है, हर एक हेड में कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है। उसी तरह आपका जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी ने कोई एसेट्स जो है परचेज किया है कि नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जनरली आपको लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के किया जाता है। मान लीजिए कि आज के डेट में कंपनी कोई एसेट्स परचेज कर रही है और उस एसेट्स का वैल्यू लाइफ जो है 10 ईयर है। अब उसका कंपनी जो है प्रोजेक्शन बनाती है कि उस एसेट से 10 ईयर में कितना रेवेन्यू हमको जनरेट होगा, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका आज के डेट में कितना वैल्यू है, और आज के डेट में कितना मेरा आउटफ्लो हो रहा है। अगर मेरा यानी जो जनरेट होने के बाद जो बेनिफिट का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तभी आज वो कंपनी खर्चा करेगी, अदरवाइज कंपनी उस मशीनरी के ऊपर खर्चा नहीं करेगी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपको लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के कंपनी करती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं कि कंपनी को जहां से फाइनेंस आ रहा है। अब कंपनी को फाइनेंस कहां कहां से आता है? कंपनी को फाइनेंस अपना इक्विटी शेयर इशू करके आता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके आता है, डिबेंचर इशू करके आता है। कंपनी जो है बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेती है। तो ये सब क्या है कि कंपनी का एक फाइनेंसिंग है, यानी कंपनी को पैसा